Hello students, our today's topic is status and role. आज हम बात करेंगे स्टेटस के बारे में, उसे कहते हैं परिस्थिति। हमने पढ़ा कि सामाजिक स्तरीकरण किस तरीके से होता है, उसके सिद्धांत हमने प्रीवियस लेक्चर्स जो थे उनमें देखे थे। अब उसी से आगे का कंसेप्ट है हमारा किसका, परिस्थिति का। सामाजिक जीवन जब हम जीते हैं तो समाज में हमारी एक भूमिका होती है, एक परिस्थिति होती है। तो परिस्थिति के बारे में आज हम बात करेंगे कि परिस्थिति होती क्या है ना। तो हम बात करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति जो भी होता है, जो समाज में रहता है या एक ग्रुप में रहता है, उसके पास कोई ना कोई एक पोजीशन होती है, कोई ना कोई एक पद ज़रूर से होता है ना। कोई ऊंचे पद पे होता है ना, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर वगैरह होता है, आईएएस ऑफिसर होगा, ऊंचे पद होते हैं उसके पास। कोई ऐसा होता है जिसके पास इतने ऊंचे पद नहीं होते हैं, लेकिन वो निम्न पदों पे भी होता है, लेकिन पद तो उसके पास होता है। जो व्यक्ति होते हैं वो एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण पद पे काम करते हैं, और कभी ऐसा होता है कि वही व्यक्ति जो एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण पद पे काम कर रहा है वो दूसरे क्षेत्र में निम्न पद पे काम कर रहा होगा। मतलब अगर वो एक परिवार का मुखिया है तो वो परिवार के अंदर उसकी प्रेस्टीज हाई है, लेकिन वो ऑफिशियल जो काम कर रहा है उसके अंदर अगर वो पियोन है तो उसकी स्थिति क्या है, वहाँ पे निम्न उसका पद है। ठीक है। अब एक एग्जांपल और अगर हम देखते हैं कि हमारी जॉइंट फैमिली है और उसके अंदर दादाजी जो होते हैं वो परिवार के मुखिया होते हैं, है ना। तो उनकी प्रेस्टीज क्या है, बहुत रेप्यूटेड है, वो पावरफुल भी होते हैं, उन्हीं का सब कहना मानते हैं, सब कुछ है। लेकिन ऑफिस में क्या होंगे, वो पियोन या क्लर्क होंगे, तो उस कंपैरिजन में उनका वहाँ पद जो होगा वो नीचा होगा, है ना। तो ये जो स्थितियाँ होती है, कभी जाति के आधार पे, कभी पद के आधार पे व्यक्ति ऊंचा और नीचा होता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो समाज में अपना कोई न कोई पद या दर्जा जरूर हासिल करता है, और सोशियोलॉजिकल लैंग्वेज में उसे कहा जाता है परिस्थिति, मीन्स स्टेटस। ठीक है। तो एक परिस्थिति धारण करने के बाद में क्या होता है कि व्यक्ति से जिस प्रकार के काम करवाए जाते हैं और समाज में सामान्यतः वो जैसे रहता है, जैसा बिहेव करता है, वैसा उससे एक्सपेक्ट किया जाता है, उससे अपेक्षा ये की जाती है, और वो उसी के अनुरूप काम करता है। तो वो चीज़ होती है भूमिका, है ना। परिस्थिति क्या है, तो परिस्थिति का मतलब क्या होता है कि कोई ना कोई पद या दर्जा उसे हासिल होता है समाज के अंदर, और वो जो परिस्थिति उसे प्राप्त होती है उस अनुरूप वो काम करता है, वो शब्द होता है भूमिका। हम दोनों के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन पहले हम परिस्थिति के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये जो रॉल्फ लिंटन थे, उन्होंने द स्टडी ऑफ मैन, है ना, 1936 में एक बुक लिखी थी, और उसमें उन्होंने इसका डिस्क्रिप्शन किया था। ठीक है। और वो ये कह रहे हैं कि व्यक्ति जब अपनी क्रियाओं का संपादन समाज या समूह के प्रतिमानों के अनुरूप करता है तो इन क्रियाओं को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, और सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होते ही व्यक्ति की क्या क्रियाएं जो होती है वो क्या होती है, उसके काम जो होते हैं वो भूमिका में बदल जाते हैं। ठीक है। फिर अगर हम और डेफिनेशन देखें तो एलियट और मॉडल की डेफिनेशन हम देखते हैं, वो ये कह रहे हैं कि परिस्थिति व्यक्ति का वो पद होता है जिसे व्यक्ति किसी न किसी रूप में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, उसके प्रयत्न जो होते हैं, विवाह आदि के कारण प्राप्त करता है। मतलब परिस्थिति क्या है, वो पद होता है जिसे व्यक्ति किसी भी समूह में रहता है, कोई किसी भी लिंग का हो, किसी भी आयु का हो, कोई से भी परिवार का हो, किसी भी वर्ग का हो, उन सब में वो प्राप्त करता है। ठीक है। फिर ऑकबर्न और निमकॉफ ये कह रहे हैं कि परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा क्या होती है कि यह समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। ये बहुत ही ईजी है कि कोई भी ग्रुप होगा और उस ग्रुप के अंदर उस व्यक्ति की पोजीशन क्या होगी, उसका पद क्या होगा, इसे कहा जाता है परिस्थिति। ठीक है। तो रॉल्फ और लिंटन ने इसको इस तरीके से एक्सप्रेस किया था कि किसी व्यक्ति को एक विशेष समय में एक विशेष स्थान प्राप्त कर दिया जाता है, उसे सामाजिक परिस्थिति कहते हैं। ठीक है। फिर हम डेफिनेशन देखते हैं लेपियर की, कि वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक बुक लिखी थी अ थियोरी ऑफ सोशल कंट्रोल। उसमें उन्होंने क्या लिखा, उसमें उन्होंने ये लिखा कि सामाजिक परिस्थिति क्या होती है, सामान्यतः उस पद के रूप में समझी जाती है जो एक व्यक्ति समाज में प्राप्त करता है। उस समाज के द्वारा उसे वो पद दिया जाता है और समाज में वो उस पद पर काम करता है, उसे परिस्थिति कहा जाता है। हम
ऑकबर्न और निमकॉफ की एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा क्या होती है कि समूह में व्यक्ति उस पद पे काम करता है। ये हमने देख ली थी। अब हम किम्बॉल यंग की डेफिनेशन देखते हैं कि प्रत्येक समाज और समूह में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ कार्यों को संपन्न करना होता है और जिसके साथ क्या होता है, शक्ति या प्रतिष्ठा की कुछ मात्रा जुड़ी हुई होती है। यही शक्ति और प्रतिष्ठा की जिस मात्रा का प्रयोग किया जाता है उसे परिस्थिति कहते हैं। हम किसी न किसी पद पे हैं, अगर हम किसी पद पे हैं, ऊंचे पद पे हैं, तो हमारे पास ऑब्वियस पावर भी होगा, शक्ति भी होगी और हमारे पास प्रेस्टीज भी होगी, प्रतिष्ठा भी होगी। और यही पद, शक्ति और प्रतिष्ठा जो होती है उसे कहा जाता है परिस्थिति। ठीक है। फिर रॉबर्ट बिस्टीट की डेफिनेशन देख लेते हैं हम। बिस्टीट कह रहे हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी सोशल ऑर्डर, और उसमें उन्होंने ये लिखा कि एक परिस्थिति समाज और समूह में पद होता है। ठीक है, क्या होता है, एक पद होता है। H.T. मजूमदार कह रहे हैं कि परिस्थिति का अर्थ समूह में व्यक्ति की स्थिति, पारस्परिक दायित्व और विशेषाधिकार, उनके कर्तव्य और अधिकारों के सामाजिक ताने बाने में उसके पद से होता है। ठीक है। रॉल्फ लिंटन कह रहे हैं कि परिस्थिति को दो प्रकार से विभाजित करते हैं, प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति, है ना। प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति के रूप में उन्होंने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अगर हम ये सारी डेफिनेशंस देखें और इनका कंक्लूजन निकालें तो निष्कर्ष रूप में हम क्या कह सकते हैं कि एक परिस्थिति समाज और एक समूह में एक पद होता है। एक परिस्थिति क्या होता है, समाज और समूह में एक पद होता है, और परिस्थिति व्यक्ति की समूह या समाज में पद की एक सूचक होती है, उसका एक इंडिकेटर होता है। ये पद व्यक्ति को समाज द्वारा ही या स्वतः उसको मिलते हैं, वो अपनी मेहनत से उस पद पर पहुंचता है, या समाज द्वारा उसे प्रदान किए जाते हैं, और व्यक्ति अपने गुणों और योग्यता के आधार पर इनको अचीव करता है। व्यक्ति गुण और योग्यता के आधार पर इनको प्राप्त कर लेता है। ठीक है। अब फिर हम बात करते हैं कि परिस्थिति जो होती है वो होती कितनी तरीके की है। तो परिस्थिति दो प्रकार की होती है, एक प्रदत्त और एक अर्जित। ठीक है। हम प्रदत्त परिस्थिति की बात करते हैं कि ये व्यक्ति को क्या है, जन्म लेते ही मिल जाती है। इस परिस्थिति के लिए व्यक्ति को कोई भी व्यक्तिगत प्रयास नहीं करने पड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि पुराने टाइम में उसने कोई प्रयास नहीं किए हों, है ना। मतलब प्रदत्त परिस्थिति का बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि राजा का बेटा बनेगा राजा, लेकिन राजा ने पुराने टाइम में प्रयास किया है तब वो राजा बना है। भले ही राजा का बेटा प्रयास नहीं करे, उसको वो स्थिति मिल जाएगी, लेकिन राजा ने पुराने टाइम में प्रयास किया होगा और उनके पिता ने प्रयास किया होगा। इस तरीके से ये प्रदत्त परिस्थिति होती है कि अतीत में ऐसा प्रयास नहीं किया गया है, ये ज़रूरी नहीं है। तो किसी भी समाज में प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के लिए कुछ बातें बताई गई है कि निर्धारण जो होता है किसका, परिस्थिति का निर्धारण किस आधार पे होता है। तो हम फर्स्ट देखते हैं लिंग भेद, है ना, कि क्या होता है कि लगभग जितनी भी संस्कृतियां हैं उसमें स्त्री पुरुष होते हैं, है ना, मेल फीमेल होते हैं, और उनकी जो परिस्थिति होती है, उनकी जो भूमिका होती है, उनका स्टेटस और उनके रोल में क्या होता है, डिफरेंस होता है। मतलब लेडीज़ जो होती हैं, फीमेल जो होती है, उनकी जो परिस्थिति होती है वो पुरुष के कंपैरिजन में हमेशा नीची मानी जाती है ना। पुरुष को हमेशा ऊंचा माना गया है। जो पश्चिमी संस्कृति है उसमें स्त्रियों को क्या कहा गया है कि वो बहुत कोमल होती है, नाजुक होती है, वो कमज़ोर होती है ना, वो धार्मिक होती है, ऐसा उनके बारे में कहा गया है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी स्त्रियां जो हैं उनकी परिस्थिति पुरुषों से नीचे ही होती है, और उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें ये कहा जाता है कि वो अबला है, दासी है ना, संपत्ति के रूप में उनको देखा जाता है इस तरीके से। इस कारण से क्या होता है कि स्त्रियों को उच्च शिक्षा और व्यवसाय से भी अलग रखा जाता है ना। पुराने टाइम में भी क्या रखा गया था कि उनको ऊंची एजुकेशन नहीं लेने दिया जाता था और व्यवसाय से भी अलग रखा जाता था। आजकल ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ऐसा है कि उनको संपत्ति और राज्याधिकार जो होते हैं उनसे अलग रखा जाता है और उनको पुरुषों के अधीन रखा गया है। अब अगर हम और बात करें तो पुरुषों की बात अगर हम करें तो उनको साहस, वीरता, है ना, शौर्य, इनका प्रतीक माना जाता है। क्यों? क्योंकि उनका घर में वो बाहर ऑक्यूपेशन में होते हैं, है ना, वो व्यवसाय करते हैं और वो हमको पैसा ला के देते हैं, इसलिए उनकी जो स्थिति होती है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग मानी गई है। और
लेडीज़ जो होती है उनको छोटे मोटे घरेलू काम करने होते हैं, सिलाई बुनाई, ये सब, बच्चों का लालन पालन, ये सब काम सौंपे जाते हैं इसलिए। और पुरुष केपेबल होते हैं, ब्रेव होते हैं, इसलिए उनको क्या दिए जाते हैं, उनको हंटिंग का काम दिया जाता था, उनको फिशिंग का काम दिया जाता था, उनको शिकार पे भेजा जाता था, है ना, उनको युद्ध करने के लिए कहा जाता था। ये सब काम उनको दिए जाते थे, जिनमें क्या होता है, शारीरिक शक्ति और साहस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्त्री पुरुषों में जो ये शारीरिक संरचना में भिन्नता पाई जाती है, उसके कारण ही उनको ऐसी परिस्थिति प्रदान की जाती है। ठीक है। और अब ये कहेंगे मतलब क्या होता है कि स्त्री और पुरुषों की परिस्थिति में क्या होता है, सांस्कृतिक कारणों से भी भिन्नता होती है। मतलब हमेशा ही पुरुषों की तुलना में स्त्रियां नीचे हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे भारत में गारो, खासी और नायर जो प्रजातियां हैं, उनमें क्या होता है, उनमें मात्र सत्तात्मक परिवार होते हैं और वहाँ जो परिवार की मुखिया होती है वो लेडी होती है और उन्हीं का वंश और उत्तरदायित्व उन्हीं के उस पर चलता है और उन्हीं का अधिकार होता है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं किसकी, आयु भेद की, एज डिफरेंस की। तो जैसे यौन भेद होता है उसी तरह आयु भेद भी क्या होता है, बिल्कुल डिसाइडेड होता है और शारीरिक लक्षण जो होते हैं उनसे स्पष्ट होता है। लेकिन वो क्या होता है, एक चेंजेबल फैक्ट है, एक वेरिएशन वाला है ना, परिवर्तनशील तथ्य है। और वर्ल्ड में जितनी भी संस्कृतियां हैं उनमें आयु के आधार पर परिस्थिति भेद पाया जाता है। ठीक है। तो आयु का जो विभाजन होता है वो बालक, युवा, प्रौढ़, बूढ़े, उन सब में किया जा सकता है ना। तो समाज में क्या होता है, अलग अलग आयु के जो लोग होते हैं उनको भिन्न भिन्न परिस्थितियां प्रदान की जाती है और एक विशेष परिस्थिति के लिए, एक विशेष परिस्थिति के लिए क्या होता है, निश्चित आयु का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब बड़े भाई और छोटे भाई का भेद क्या होता है, कैसे पता चलेगा ये बड़ा है ये छोटा है, आयु क्या बेस पे तो हम कह सकते हैं, एज बेस पे कह सकते हैं कि ये बड़ा भाई है ये छोटा भाई है ना, उसी तरीके से। और जनरली क्या होता है कि बच्चों में जो कंपेयर किया जाता है, बच्चों का जो कंपैरिजन बूढ़े लोगों से किया जाता है, तो बूढ़े लोगों को समाज में उस कंपैरिजन में अधिक सम्मान दिया जाता है। और इसका कारण ये होता है कि इसके कारण से क्या होता है कि आयु के अतिरिक्त भी क्या होता है, उनके जीवन का अनुभव होता है, उन्होंने परंपरा संस्कृति को देखा है, जाना है, वो उनके रक्षक माने जाते हैं, इसलिए उनको बुजुर्ग जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा सम्मान प्राप्त किया जाता है, इसलिए भी आयु इम्पॉर्टेंट होती है। अब ये जो भारत के राष्ट्रपति के लिए मतलब कम से कम कितनी आयु चाहिए, 35 वर्ष चाहिए। और इसी तरीके से हम वोट दे सकें, हम उम्मीदवार हैं तो सरकारी नौकरी अगर हमको चाहिए तो भी एक निश्चित आयु का निर्धारण किया गया है। ठीक है। तो हिंदू जो संयुक्त परिवार होते हैं, हिंदू जो जॉइंट फैमिली होती है, उसमें परिवार का मुखिया जो होता है वो सबसे बुजुर्ग पर्सन ही होता है ना। अपने घर में जो भी सबसे हेड ऑफ द फैमिली कौन होते हैं, दादाजी, है ना, बड़े पापा, पापा अगर बड़े हैं तो पापा, जो घर में सबसे एजड पर्सन है उसको हम घर का होल सोल बनाते हैं, हेड ऑफ द फैमिली वो होते हैं, है ना। तो आयु के आधार पे ही उनको भी देखा जाता है। भारत में क्या है कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये सब आश्रम और इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। और जो सेकंड पेपर है आपका, हम उसके अंदर इसको डिस्क्रिप्शन से पढ़ेंगे, है ना। तो ये जो विभाजन है इनका मूल आधार क्या होता है, आयु ही होता है। ठीक है। कि अगर बोला कि ब्रह्मचर्य, तो पता है कि 25 साल के पहले की जो एज होती है वो, गृहस्थ तो 25 से 50, वानप्रस्थ तो 50 से 75, संन्यास तो 75 से अबव, है ना। ठीक है। तो ये भी आयु के बेस पे ही है। किंतु क्या होता है, हमेशा ही परिस्थिति निर्धारण में आयु इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, उसके साथ कभी कभी लिंग, व्यक्ति का जो गुण होता है वो, कभी उसकी रिश्तेदारी, कभी उसकी कैपेबिलिटी, उसकी संस्कृति, उसकी संपत्ति, उसकी शिक्षा, ये सब भी इम्पॉर्टेंट होती है और कभी कभी उस आधार पे भी इनका चुनाव कर दिया जाता है। फिर हम बात करते हैं नातेदारी की, किनशिप की। ठीक है। तो व्यक्ति को नातेदारी के बेस पे क्या होता है, कई परिस्थितियां प्राप्त होती है। जैसे एक व्यक्ति का अपने माता पिता और जो उसके ब्लड रिलेशंस वाले लोग होते हैं उनसे तो संबंध होता है, उनसे रिलेटेड होने के कारण वो अपनी कई परिस्थितियां प्राप्त करता है। और नातेदारी से रिलेटेड संबंधित परिस्थितियां होती है ना। नातेदारी से संबंधित परिस्थितियां क्या होती है, प्रदत्त होती है, मतलब गिवन होती है। क्यों? क्योंकि हमारे माता पिता और भाई बहन का चयन हम नहीं करते, है ना। हम ये गॉड से कह के नहीं आते हैं कि इसको हमारा भाई बनाना, इसको हमारी बहन बनाना, ऐसा नहीं होता है ना। तो
वो भाई बहन वगैरह जो होते हैं उनको हम चूज़ नहीं करते हैं। नातेदारी जो होती है वो जैविकी और संस्कृति दोनों ही तथ्यों का मिश्रण होती है। क्या होती है? नातेदारी जो होती है वो जैविकी और सांस्कृतिक दोनों तथ्यों का मिक्स्ड रूप होती है। और समाज में हमें जो पद मिलते हैं, कई तरीके के पद मिलते हैं, और वो किसके द्वारा दिए जाते हैं? माता पिता के द्वारा ही हमको मिलते हैं। मतलब राजा का पुत्र होगा वो राजा बनेगा। हम अपने माता पिता का जो वर्ग होता है, धर्म, और कभी कभी हम उनका एक ऑक्यूपेशन भी हम उनका एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना, कि वो जो काम कर रहे हैं वही काम हमें करना है। ठीक है। तो भारत में जाति का जो आधार है वो क्या है? ऑब्वियस है, जाति का आधार क्या है? जन्म ही होता है। अब भले माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, जीजा, है ना, साला साली, है ना, सास ससुर, ये सारी, दादा दादी, ये जो जितनी भी ये परिस्थितियाँ होती है ये नातेदारी के आधार पे ही डिसाइड की जाती है। जो ये किनशिप होती है उसी के साथ व्यक्ति के कुछ अधिकार और दायित्व भी होते हैं, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है ना। उसके अगर अधिकार होते हैं और दायित्व होते हैं तो किनशिप के थ्रू ही होते हैं। समाज में क्या होता है कि माता पिता की जो सामाजिक स्थिति होती है उसके आधार पे क्या किया जाता है? बच्चे का इवैल्यूएशन किया जाता है और उसकी उच्च और निम्न स्थिति के अनुसार बच्चे को सामाजिक परिस्थिति प्राप्त होती है। अगर समाज में पेरेंट्स की रेपुटेशन अच्छी है, उनकी परिस्थिति अच्छी है, तो बच्चे की भी परिस्थिति उच्च होगी, अच्छी होगी। फिर हम बात करते हैं जन्म की, कि जन्म, व्यक्ति का जो जन्म होता है वो किस परिवार में हुआ है, व्यक्ति को उसकी वो बच्चा जो है वो किस जाति का रहेगा, किस प्रजाति में हुआ है, इस बेस पे भी परिस्थिति का निर्धारण किया जाता है, उसको डिसाइड किया जाता है। मतलब अगर शाही घराना है, उच्च जाति का है, तो वो बच्चा उच्च ही होगा और उसमें जन्म लेने वाले की सामाजिक जो परिस्थिति होगी वो ऊंची ही होगी। निम्न परिवार में और छोटी जाति में अगर जन्म लिया है तो उसकी स्थिति क्या होगी? नीची ही होगी। ठीक है। फिर हम बात करते हैं शारीरिक विशेषता और योग्यता की, कि एक आधार और हम क्या देखते हैं सामाजिक परिस्थिति में? प्रदत्त परिस्थिति का एक और आधार क्या है कि शारीरिक विशेषताएं क्या होती है और उनकी योग्यताएं क्या होती हैं। तो कई परिस्थितियां क्या होती है, व्यक्ति को उसकी शारीरिक विशेषताओं के आधार पे भी मिलती है। जैसे काले और कुरूप जो लोग होते हैं, है ना, जो अच्छे नहीं दिखते हैं, सुंदर नहीं होते हैं, उनके कंपैरिजन में जो सुंदर होते हैं उनको उनकी सामाजिक परिस्थिति बहुत अच्छी होती है ना। लोग मानते हैं ऐसा कि ब्यूटीफुल है और ये अगली है, और इस तरीके से जो कैपेबल पर्सन होगा, जो बिल्कुल स्वस्थ पर्सन होगा, उसकी परिस्थिति ऊंची होगी किसके कंपैरिजन में? जो निर्बल है, जो बीमार है, लूला लंगड़ा है या अपंग है, उसके कंपैरिजन में स्वस्थ व्यक्ति की परिस्थिति अच्छी मानी जाती है ना। तो इस तरीके से हम इनको देखते हैं। फिर हम बात करते हैं जाति और प्रजातियों की। तो भारत में जाति व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण का प्रमुख आधार होता है। हमारे यहाँ तो जाति का ही बोलबाला है, और जाति जो होती है वही परिस्थिति को निर्धारित करती है। अगर ऊंची जाति है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय वगैरह हैं, तो परिस्थिति भी ऊंची होगी। अगर वैश्य, शूद्र, इस तरीके से अछूत जाति वाले हैं तो उनकी स्थिति नीचे मानी जाएगी। इस तरीके से देखा जाता है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं किसकी? एक तो प्रदत्त थी, है ना, और अब हम बात करते हैं अर्जित परिस्थिति की, कि ये जो अर्जित परिस्थिति होती है, ठीक है, तो इसकी एक डेफिनेशन हम देखते हैं कि हॉटन और हंट जो है वो ये कह रहे हैं कि अर्जित परिस्थिति होती क्या है? कि एक सामाजिक पद जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा एवं प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्राप्त करता है, अर्जित परिस्थिति कहलाता है। मतलब क्या है कि एक तो समाज होता है, उसमें हम जन्म लेते हैं परिवार में और हमको प्रदत्त परिस्थिति प्राप्त होती है, और एक अर्जित परिस्थिति जो कैसे मिलेगी हमको? शिक्षा, व्यवसाय, संपत्ति, श्रम विभाजन, इन सब से अर्जित परिस्थिति प्राप्त हम करते हैं, है ना। ठीक है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो समाज है उसके अंदर क्या है? दयालु, बुद्धिमान, कैपेबल, है ना, प्रतिभाशाली, ब्रेव और शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं, उन्हीं को इम्पोर्टेंस दी जाती है। और हमारा जो मॉडर्न समाज है उसमें जन्म के स्थान पे क्या होता है? व्यक्ति के गुणों को आजकल अधिक महत्व दिया जाता है, और वो जो गुण और होते हैं, है ना, उनकी जो कैपेबिलिटी होती है, उनमें जो अच्छाइयाँ होती है, वो अर्जित परिस्थिति प्रदान करती है उन लोगों को जिनकी स्थिति, जिनका जो कैपेबल होते हैं, जिनमें अच्छे गुण होते हैं, वो सब। ठीक है।
अब हम देखते हैं कि परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति जो है उसके मुख्य आधार क्या है। तो फर्स्ट उसका है संपत्ति, कि व्यक्ति के पद का निर्धारण करने में क्या है, संपत्ति का एक बहुत बड़ा रोल होता है। संपत्ति बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि संपत्ति का जो अधिकार हो या न होने के कारण आधार पर भी व्यक्ति को ऊंची और नीची परिस्थिति मिलती है। जो गरीब लोग होते हैं उनके कंपैरिजन में जो बड़े पूंजीपति वगैरह होते हैं उनकी सामाजिक परिस्थिति हमेशा से ऊंची ही रही है। हमने पुराने समाज में भी देखा है, अभी भी देख रहे हैं और आगे भी ऐसा होता रहेगा। जो ये मॉडर्न टाइम है, मॉडर्न जो युग है, उसमें जिन लोगों के पास भौतिक सुख सुविधाएं अधिक होती है वे ऊंचे माने जाते हैं, है ना। खाली संपत्ति से ही व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारित नहीं होती है, बल्कि ये भी देखा जाता है कि वो संपत्ति किस तरीके से अर्जित की। मतलब एक स्मगलर है, अगर उसके पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन उसकी रेपुटेशन नहीं है, क्यों? क्योंकि हमको पता है कि वो स्मगलिंग करता है और इसलिए उसने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है। समझे आप? सिर्फ पैसा इकट्ठा होना या संपत्ति होना ही परिस्थिति को ऊंचा नहीं बनाता है। व्यक्ति का काम, व्यक्ति की योग्यता, उसकी ईमानदारी, है ना, ये सब भी इम्पोर्टेंस रखती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसकी, व्यवसाय की, कि व्यवसाय भी क्या करता है, व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति निर्धारित करता है। मतलब अगर IAS ऑफिसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो हमारी परिस्थिति क्या होगी, उच्च होगी, हमको समाज में सम्मान प्राप्त होगा। और अगर हम चपरासी हैं, मिल मजदूर हैं, जूते ठीक करने वाले हैं, कोई छोटे मोटे कृषक हैं, तो हमारी पोजीशन उतनी स्टेबल नहीं होगी। फिर हम बात करते हैं शिक्षा की, कि अर्जित परिस्थिति, शिक्षा, है ना, कि अनएजुकेटेड जो लोग होते हैं उनके कंपैरिजन में जो एजुकेटेड लोग होते हैं उनको ज़्यादा रेपुटेशन उनकी होती है, उनको ज़्यादा उनको विशेष समझा जाता है और उनकी परिस्थिति ऊंची होती है। कि जो बहुत अच्छा पढ़ा है, किसी ने डिप्लोमा किया है, प्रशिक्षण किया है, उसके बेस पे वो सरकारी नौकरी मिल रही है उसको, तो उनकी परिस्थिति ऊंची मानी जाती है। फिर हम बात करते हैं कि राजनीतिक सत्ता। तो अर्जित परिस्थिति में हम देखते हैं कि राजनीतिक सत्ता के आधार पे भी शासक और शासित में डिफरेंस किया जाता है। मतलब जो साधारण जनता होती है उसकी अपेक्षा जो पावरफुल अधिकारी होते हैं उनकी परिस्थिति ऊंची होती है। ऑब्वियस है ना, नेता वगैरह जो होते हैं उनका रोल मेन होता है। अब ये जो प्रजातंत्र है तो उसमें शासक दल से संबंधित लोग और विरोधी दल के प्रमुख नेता जो होते हैं उनकी सामाजिक परिस्थिति क्या होती है, ऊंची मानी जाती है, क्योंकि उनके पास पावर है, उनके पास पैसा होता है और उनकी स्थिति ऊंची मानी जाती है क्योंकि वो पावरफुल पर्सन होते हैं। फिर हम बात करते हैं कि राजनीतिक सत्ता की हमने बात की थी। अब हम बात करते हैं विवाह की, है ना, मैरिज की, कि विवाह भी व्यक्ति को कई परिस्थितियाँ देता है। मतलब अगर किसी पर्सन की मैरिज हो जाती है तो वो पति पत्नी, माता पिता और इस तरीके से किसी के जवाई होंगे, कोई किसी की बहू बन जाती है, किसी की भाभी बन जाती है, ऐसी कई स्थितियाँ उनको मिल जाती है। ठीक है, तो ये जो परिस्थितियाँ होती है ये विवाह के आधार पे भी परिवर्तित होती रहती हैं। फिर हम बात करते हैं उपलब्धियों की, कि उपलब्धियों में क्या आता है कि व्यक्ति के द्वारा जो भी एफर्ट लगाए जाते हैं, जो भी परिश्रम किया जाता है, वो परिश्रम करके जो उपलब्धियां प्राप्त की जाती है वो भी सामाजिक परिस्थिति को निर्धारित करती है। ये उपलब्धियां किस तरीके की हो सकती है, तो ये धार्मिक भी हो सकती है, राजनीतिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है, ये शैक्षणिक भी हो सकती है ना, ये आर्थिक और खेलकूद, इस तरीके से कई क्षेत्रों में हो सकती है। और उनके थ्रू ये इन अचीवमेंट्स के थ्रू भी हम सामाजिक जो अर्जित परिस्थिति होती है उसको प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि इसलिए कहा जाता है कि क्या है कि वो एक अच्छा खिलाड़ी है, वो एक अच्छा वैज्ञानिक है, एक अच्छा आविष्कार करता है ना, वो बहुत अच्छा संगीतकार है। तो ये जो पद होते हैं, ये जो उनका रोल होता है, वो उनकी परिस्थिति को ऊंचा बना देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि समाज में व्यक्ति की परिस्थिति का जो निर्धारण होता है उसके कई फैक्टर्स होते हैं, है ना। प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के लिए क्या होता है, लिंग भेद, नातेदारी, जन्म, शारीरिक विशेषताएं, जाति, ये सब रिस्पॉन्सिबल होती है। और अर्जित परिस्थिति का जिस निर्धारण किया जाता है उसमें संपत्ति, व्यवसाय, शिक्षा, राजनीतिक सत्ता, मैरिज, उपलब्धियां, ये सब इम्पॉर्टेंट होते हैं और इनके आधार पर अर्जित परिस्थिति प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसकी, कि ये जो परिस्थितियां हैं इनकी विशेषताएं क्या क्या होती है। तो हम विशेषताओं की बात करते हैं कि
कोई भी समाज होता है उसमें परिस्थिति की जो उसका उद्भव होता है वो उसका मुख्य स्रोत क्या होता है, भूमिका मतलब रोल, है ना। कि प्रत्येक समाज में क्या होता है, एक परिस्थिति और उससे संबंधित भूमिका होती है और उसका निर्धारण उस समाज के कौन करते हैं, सांस्कृतिक कारक और मूल्यों द्वारा ही होता है। तो संस्कृति ही जो होती है वही ये तय करती है कि कौन सी परिस्थिति प्रदान की जाएगी और कौन सी भूमिका दी जाएगी। फिर परिस्थिति से अधिकार एवं कर्तव्य का बोध होता है, जैसे वो पिता है या पुत्र है, ऐसी परिस्थिति, ठीक है। फिर बात करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, समाज में किसी न किसी परिस्थिति का होता है और वो एक न एक परिस्थिति जरूर धारण करता ही है, ठीक है। फिर इसकी हम चौथी विशेषता देखते हैं कि परिस्थिति के अनुरूप क्या होता है, व्यक्ति को भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है ना। उसकी जो परिस्थिति होती है उस अकॉर्डिंग उसे रोल प्ले करना ही है। फिर परिस्थिति प्रदत्त या अर्जित दोनों में से या दोनों ही हो सकती है। व्यक्ति की परिस्थिति दोनों ही होगी, प्रदत्त भी होगी, अर्जित भी हो सकती है, और दोनों में से एक न एक तो या तो प्रदत्त होगी या अर्जित होगी, उसको मिलती ही है। अब फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि परिस्थिति के आधार पे समाज कई समूह में बटा होता है ना। जो परिस्थिति होती है उस आधार पे समाज को कई समूह में बांटा जाता है, ये एक विशेषता है। नेक्स्ट विशेषता अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति की एक समय में एक से अधिक परिस्थितियां हो सकती है। ऑब्वियस है ना, कि व्यक्ति अपने घर का मुखिया है, वो उसकी एक अलग परिस्थिति है, लेकिन उसके साथ वो किसी का पिता भी है, वो किसी के ससुर भी हैं, ये परिस्थितियाँ अलग हो चाहिए। और फिर अगर वो ऑफिस में काम कर रहे हैं, मैनेजर हैं, तो वहाँ उनकी परिस्थिति अलग है ना, कि उनका परिवार में भूमिका अलग है, वहाँ भूमिका अलग है, वहाँ परिस्थिति अलग है। तो इस तरीके से कई परिस्थिति प्रदत्त हो सकती है, एक से अधिक परिस्थिति भी हो सकती है। फिर हम देखते हैं कि परिस्थितियाँ समाज की आवश्यकता का परिणाम होती है ना। समाज को जिन लोगों की आवश्यकता है, जिन पदों की आवश्यकता, उस अनुरूप परिस्थिति का परिणाम निकलते हैं। और परिस्थिति के साथ प्रतिष्ठा भी जुड़ी होती है। ऑब्वियस है कि हमारी परिस्थिति कैसी है, अगर हमारी परिस्थिति ऊंची है तो प्रतिष्ठा ऊंची होगी, हमको प्रेस्टीज मिलेगी, है ना। अगर हमारी परिस्थिति नीचे है, निम्न है, तो हमको प्रतिष्ठा भी उतनी ही मिलेगी, उस अनुरूप ही हम काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये तो हमने विशेषताओं की बात की थी, फिर हम देखते हैं कि परिस्थिति से जुड़ी कुछ और अवधारणाएं जो होती है वो कौन सी होती है। तो हम देखते हैं परिस्थिति पुंज, है ना। ये किसका कंसेप्ट है, मर्टन का कंसेप्ट है। वो ये कहते थे कि समाज में एक व्यक्ति की एक समय में कई परिस्थितियां हो सकती है और इन संपूर्ण परिस्थितियों के योग को क्या कहते हैं, परिस्थिति पुंज। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जैसे एक व्यक्ति होता है, वो पिता होता है घर में, स्कूल में जाता है तो वो शिक्षक होता है, किसी का पति होता है, ऐसी कई परिस्थितियां वो धारण करता है और इससे परिस्थिति पुंज कहते हैं। और इस परिस्थिति पुंज को उन्होंने दो भागों में बांटा है कि प्रदत्त परिस्थिति पुंज, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है कि एक समय विशेष में एक व्यक्ति की प्रदत्त परिस्थितियों में टोटल कितना होता है, ठीक है। फिर अर्जित परिस्थिति पुंज, तो अर्जित परिस्थिति पुंज का तात्पर्य क्या होता है, मीन्स मतलब क्या है कि एक समय में विशेष में एक व्यक्ति की समस्त अर्जित परिस्थितियों का क्या योग रहा है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम परिस्थिति क्रम की, कि ये भी मर्टन की अवधारणा थी और उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति धारण किए जाने योग्य सभी परिस्थितियों को काल क्रम में धारण करता है, नवीन परिस्थिति प्राप्त होते ही पुरानी परिस्थिति को त्याग देता है। ऑब्वियस है, ये एक पर्सन चपरासी था, अब वो सुपरवाइज़र हो गया है, फिर वो धीरे धीरे मैनेजर और आगे ऊंचे ऊंचे पदों पे जाएगा, तो क्या वो मैनेजर होगा तब वो ये चाहेगा कि वो वापस चपरासी बन जाए? बिल्कुल नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा, तो वो अपनी पुरानी परिस्थिति को त्याग देता है। और इसे मर्टन ने क्या कहा है, परिस्थिति क्रम का है। जैसे एक व्यक्ति क्या करता है, क्लर्क से, है ना, यही कहा कि क्लर्क से सुपरवाइज़र हो जाता है, सुपरवाइज़र से मैनेजर हो जाता है, मैनेजर से डायरेक्टर बन जाता है। तो ये एक के बाद एक परिस्थिति क्रम उसका चलता रहता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि परिस्थिति संघर्ष क्या होता है। तो परिस्थिति संघर्ष की जो अवधारणा है वो किससे जुड़ी हुई है, स्ट्रैटिफिकेशन से जुड़ी हुई है, कि जब दो व्यक्ति में विरोध का कारण व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होता है, मतलब व्यक्ति में विरोध हो रहा है लेकिन उसका कारण पर्सनल नहीं है, ग्रुप में वो विरोध हो रहा है, तो ऐसी स्थिति को परिस्थिति संघर्ष कहा जाता है। जैसे एक हिंदू मुसलमान है, वो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन जब हिंदू मुसलमानों का झगड़ा होगा तब वो जाति संघर्ष हो जाता है या धार्मिक संघर्ष हो जाता है। उनमें पर्सनल कुछ नहीं है लेकिन
जब ग्रुप की बात आती है तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। फिर परिस्थिति तनाव की बात करें हम तो ये किसकी अवधारणा थी, ये किसका कंसेप्ट था? पार्सल्स एक सोशियोलॉजिस्ट थे, लेखक थे, और उनकी ये अवधारणा थी। और उन्होंने ये कहा कि जब एक समय में एक व्यक्ति की दो भिन्न परिस्थितियां हो या एक ही स्थिति में दो भिन्न तरह की आवश्यकताएं हो, तब उसे क्या कहा जाता है? परिस्थिति तनाव कहा जाता है। मतलब अगर एक पुलिस में कोई व्यक्ति है ना, जेलर ही मान लें अपन या पुलिस इंस्पेक्टर मान लें अपन, तो उसको वो उसमें टेंशन कब आएगा? जब उसे ये पता चलेगा कि उसी का बेटा जो है वो चोरी करते हुए पकड़ा गया है। अब उसके टेंशन ये है कि एक तरफ तो वो उसका बेटा है, उसका पुत्र है, और उसको अरेस्ट करना है किसके जुर्म में? चोरी के जुर्म में। तो ये उसके लिए क्या हो जाएगा? टेंशन वाली बात हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जज के रूप में एक पिता को अपने पुत्र के खिलाफ कोई फैसला सुनाना हो या दो पुत्रों के विवाद में उसको निर्णय देना हो, तो दोनों ही बेटे उसी के हैं और उसको उसमें निर्णय देना है। तो अब ये परिस्थिति जो होती है ये तनाव की परिस्थिति होती है। ठीक है, तो आज हमने बात की थी कि परिस्थिति होती क्या है, उसका मीनिंग देखा है हमने, उसके डेफिनेशंस देखी है हमने, उसके प्रकार देखे हैं। तो प्रकार हमने दो तरीके के देखे हैं कि एक प्रदत्त परिस्थिति होती है और एक अर्जित परिस्थिति होती है। प्रदत्त मीन्स हमें प्राप्त है जन्म से ही, और अर्जित जो हम खुद अचीव करते हैं। फिर हमने देखा कि परिस्थिति की विशेषताएं क्या होती है और परिस्थिति से जुड़ी हुई कुछ अवधारणाएं देखी हमने। नेक्स्ट कंसेप्ट हम इसी से आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।